हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बच्चों को देवरानी पसंद है। रवि, कविता, तुम दोनों को कितनी बार बोला है कि अपना खाना फिनिश किया करो, लेकिन नहीं, हमेशा तुम अपना खाना आधा छोड़ देते हो। अरे तुम्हारा जूठा कौन खाएगा? माँ, आपको पता तो है कि हम लोगों को शिमला मिर्च पसंद नहीं, फिर भी आप लोग शिमला मिर्च बना देती हो। शिमला मिर्च बना दी तो क्या हुआ? अरे शिमला मिर्च खाना अच्छी बात होती है, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वही चटर पटर खाना है। अरे सही से खाओगे तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा। देखो बच्चों, तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अगर कल को तुम फेल हुए ना तो कसम से तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाएगा और घर से निकलना भी। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। दरअसल नेहा काफी कड़क मिजाज की थी। वो हर समय अपने बच्चों को अपनी नजरों पर चढ़ा कर रखा करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे सके। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों के लिए हर चीज जरूरी होती है, चाहे वो पढ़ाई हो या खेल। पर ये चीज नेहा नहीं समझती थी। वो बस अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बनाया करती थी। ऐसे एक दिन सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी नेहा की सास आशा अपने घर में अपने छोटे बेटे वरुण की शादी की बात करती है। विक्रम, बहू, मैं सोच रही हूँ कि अब वरुण के हाथ पीले कर दिए जाएं, क्योंकि अब तो हमारा वरुण बड़ा भी हो गया है और अपनी जिम्मेदारियां संभालने लायक है। अगर मैं वरुण की शादी कर दूंगी तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन एक बार आप वरुण से तो पूछ लीजिए कि वो इस शादी के लिए तैयार है या नहीं। हाँ देवर जी, आप ही बताइए कि आपको शादी से कोई ऐतराज तो नहीं, और अगर है तो क्यों? क्या भाभी, आप लोग भी ना कैसी कैसी बातें करती हैं। अरे मुझे शादी से कोई ऐतराज नहीं है और न ही मेरी जिंदगी में कोई लड़की है। आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। वरुण की ऐसी बातें सुनकर अब सभी लोग खुश हो जाते हैं और वरुण की रजामंदी देख अब आशा जोर शोर से वरुण के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरा महीना गुजर जाता है और एक महीने में वरुण के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है जिसका नाम पूजा होता है। पूजा का जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। वरुण को पूजा बहुत पसंद आती है और इस तरह उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। देखते ही देखते वरुण और पूजा की बहुत जल्द शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। अब पूजा से न सिर्फ पूरा परिवार बल्कि नेहा के दोनों बच्चे भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूजा बच्चों को डांटती नहीं बल्कि प्यार से चीजें समझाया करती थी। चाची जी, आप खाने में क्या बना रही हो? बच्चों, मैंने खाने में आज साग, पालक पनीर और जीरा राइस बनाया। चाचा जी, आप पालक पनीर न बनाकर सिर्फ शाही पनीर बना सकते हो क्या? वो क्या है ना, हमें हरी सब्जियां पसंद नहीं है और अगर हमने हरी सब्जियां नहीं खाई तो माँ हमें मारेगी। हाँ चाची, रवि बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अगर हमने पालक छोड़ दिया और सिर्फ पनीर खा लिया ना तो माँ हमें खूब मारेगी और फिर हमें खेलने भी नहीं देगी। रवि और कविता की बात सुनकर पूजा सोच में पड़ जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों से कहती है, हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, मैं हूं ना। आज मैं पालक पनीर नहीं बल्कि शाही पनीर बनाऊंगी, जिससे तुम लोगों को हरी सब्जियां भी ना खानी पड़े और तुम्हारा खाना भी खत्म हो जाए। इस तरह पूजा बच्चों के लिए शाही पनीर और बड़ों के लिए कुछ और बना देती है। और जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं तो आज रवि और कविता अपना सारा खाना चट कर जाते हैं, जिसे देख नेहा बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, तुम दोनों बच्चों ने सारा खाना खत्म कर दिया, वेरी गुड। माँ, ये सब कुछ चाची की वजह से हुआ है। हमने चाची को एक बार बोला तो उन्होंने हमारे लिए शाही पनीर बना दिया। आप तो हमारी एक नहीं सुनती थी। रवि की ऐसी बातें सुनकर नेहा चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती, और बच्चे अब हर वक्त अपनी चाची पूजा की ही तारीफ किया करते थे। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ पूजा रवि और कविता को बड़े ही प्यार से पढ़ाती और हर चीज करवाती, जिस कारण नेहा के दोनों बच्चे अपनी चाची के बहुत करीब आ जाते हैं। पर ये सब देख नेहा को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन उससे चिढ़ने लगती है। ऐसे एक दिन नेहा रसोई में खड़े होकर दीवारों को घूर रही होती है। उसके कान वरुण के कमरे से आ रही बच्चों की हंसी की आवाजों पर लगे होते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका अपना वजूद इस घर में कम होता जा रहा है। तभी विक्रम रसोई में आता है। अरे नेहा, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो पूजा बच्चों को कैसे खेल खेल में पहाड़े याद करवा रही है। मैं तो हैरान हूँ, जो बच्चे किताब देखकर रोते थे आज वो खुद पढ़ाई के लिए उतावले हो रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगे। चाची जो है उनकी, चाची ने तो जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा दी है। कल को अगर बच्चे मुझे माँ कहना छोड़ दे तब भी आप यही कहिएगा कि देखो पूजा ने कितना अच्छा काम किया है। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? वो तुम्हारी देवरानी है, कोई दुश्मन नहीं। बच्चों का मन जिससे मिलता है वो उसके पास जाते ही है। तुम हर बात को अपने ऊपर क्यों ले लेती हो?
मुझे सफाई मत दीजिए, मुझे दिख रहा है कि इस घर को अब मेरी कोई जरूरत नहीं। खाना पूजा बनाएगी, बच्चों को पूजा संभालेगी, तो मैं क्या यहाँ सिर्फ डांट खाने के लिए हूँ? नेहा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। ये देख विक्रम भी हैरान हो जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। और अगले दिन सुबह नेहा कहती है कि आज वो बच्चों को खुद तैयार करेगी और उन्हें पूजा के पास नहीं जाने देगी। वो रवि और कविता को जोर जोर से आवाज लगाती है, रवि, कविता, जल्दी इधर आओ, आज तुम चाची के पास नहीं जाओगे। चलो चुपचाप अपनी किताबें निकालो और मेरे सामने बैठकर पढ़ाई करो। बहुत मस्ती हो गई पिछले कुछ दिनों में। पर माँ, चाची ने कहा था कि आज वो हमें ड्राइंग के साथ ज्योग्राफी सिखाएंगी, उनके साथ पढ़ने में मजा आता है। पढ़ाई मजे के लिए नहीं होती, करियर बनाने के लिए होती है। चलो चुपचाप किताब खोलो वरना एक थप्पड़ पड़ेगा अभी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखते हैं कि शायद चाची आ जाएं। तभी पूजा वहां से गुजरती है और बच्चों के लटके हुए चेहरे देख लेती है। वो कमरे के अंदर आती है। दीदी, अगर आप कहें तो मैं बच्चों की मदद कर दूं। पूजा, तुम अपने काम से काम रखो। मेरे बच्चों के लिए क्या मुश्किल है और क्या आसान, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम जाकर रसोई संभालो, इनकी चिंता छोड़ दो। जेठानी की बातों से पूजा का दिल टूट जाता है। वो समझ जाती है कि नेहा उससे जल रही है। वो चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं नेहा की सख्ती बढ़ने लगती है। वो बच्चों को पूजा से बात करने पर भी टोकने लगती है। घर का माहौल अब पूरी तरह खराब हो जाता है। सास आशा भी ये सब देख रही होती हैं। नेहा बहू, ये तू क्या कर रही है? घर में दरार क्यों पैदा कर रही है? पूजा तो तेरी छोटी बहन जैसी है। अगर वो बच्चों को प्यार दे रही है तो तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा बोझ हल्का हो रहा है। माँ जी, आप नहीं समझेंगी। माँ का हक कोई और ले ले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पूजा बस अपनी वाहवाही बटोरने के लिए बच्चों को बिगाड़ रही है। नेहा किसी की बात सुनने को राजी नहीं थी। और अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। रवि का मैथ्स का टेस्ट होता है। नेहा ने उसे रात रात भर जाग कर पढ़ाया होता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रवि के नंबर बहुत कम आते हैं। रवि घर आकर डर के मारे छुप जाता है। रवि, कहाँ है तू? दिखा अपना रिजल्ट। इतनी मेहनत की मैंने तेरे पीछे और ये क्या नंबर लाए हैं? आज तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। रवि रोने लगता है और दौड़कर पूजा के पास चला जाता है और उसके पीछे छुप जाता है। दीदी, रुक जाइए, बच्चे को डराकर आप उसे नहीं पढ़ा पाएंगी। रवि के नंबर इसलिए कम आए क्योंकि वो डर गया था, उसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। तुम फिर बीच में आई, तुम्हारी वजह से ये बिगड़ गया है। इसे तो आज मैं बताती हूँ। बस नेहा, बहुत हो गया। तुम्हारी सख्ती की वजह से बच्चा तुमसे दूर भाग रहा है। देखो इसे, ये अपनी माँ के पास आने के बजाय चाची के पीछे छुप रहा है। क्या तुम्हें अपनी गलती अब भी नजर नहीं आ रही? विक्रम की ऐसी बातें सुनकर नेहा चुप हो जाती है और वो देखती है उनकी आंखों में अपनी माँ के लिए प्यार नहीं, सिर्फ डर है। नेहा को अपनी हार महसूस होती है। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा लेती है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, जब बच्चे उसके साथ हंसते खेलते थे। उसने महसूस किया कि पढ़ाई के चक्कर में उसने अपने बच्चों का बचपन और अपना रिश्ता दोनों दांव पर लगा दिए थे। अब वो आधी रात को बाहर निकलती है और देखती है कि पूजा अभी भी जाग रही है और रवि की कॉपी में कुछ सुधार कर रही है ताकि उसे कल अच्छे से समझा सके। पूजा चौंक कर पीछे देखती है और खड़ी हो जाती है। दीदी, आप सोई नहीं? वो मैं बस रवि के लिए कुछ नोट्स बना रही थी। मुझे माफ कर दे पूजा, मैं एक माँ होकर भी वो नहीं समझ पाई जो तूने एक चाची होकर समझ लिया। मैं अपने बच्चों को परफेक्ट बनाना चाहती थी, पर मैं उन्हें एक पत्थर बना रही थी। मुझे जलन हो रही थी कि वो तुझे इतना प्यार क्यों करते हैं, पर आज समझ आया कि वो प्यार तुझे नहीं, तेरे उस अपनेपन को करते हैं जो मैं भूल गई थी। दीदी, ऐसा मत कहिए, आप उनकी माँ हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं तो बस आपकी छोटी बहन हूँ। हम दोनों मिलकर इन्हें बड़ा करेंगे तो ये और भी अच्छे बनेंगे। पूजा की बात सुनकर नेहा उसको गले से लगा लेती है और इस तरह देवरानी जेठानी के बीच में जो दूरी आई थी वो खत्म हो जाती है, जिसके बाद नेहा भी अब अपने बच्चों से प्यार करने लगती है और उन्हें सख्ती से नहीं बल्कि हर चीज प्यार से समझाती है। रोशनी बहू, जरा 2 कप चाय तो बना देना और साथ में बिस्कुट भी ले आना। खाली पेट चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है ना। जी माँ जी, बस अभी लाई। ये कहकर शकुंतला देवी की बड़ी बहू रोशनी चाय बनाने किचन में चली जाती है और गैस पर चाय चढ़ाने रख देती है, जिसमें वो इलायची, अदरक, सौंफ डालकर बढ़िया सी चाय बनाकर तैयार कर लेती है। फिर ट्रे में रखकर चाय कप में डालती है, जिससे थोड़ी सी चाय ट्रे में भी गिर जाती है और वो उसी ट्रे में बिस्किट भी रख देती है, जिससे सभी बिस्किट गीले हो जाते हैं। ओफो बहू, ये क्या है? अब ये बिस्किट कैसे खाऊंगी? सारे तो तूने इसमें मिक्स कर दिए। माँ जी, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आपने चाय में डुबोकर खाने ही थे।
आप तो शुक्र मनाओ कि आपकी आधी मेहनत कम हो गई। ये अपने आप ही इसके साथ मिक्स हो गए हैं। ये बहू भी ना जाने कब सुधरेगी, कब बंद होगी इसकी बेकार की ये हरकतें। रोशनी शकुंतला देवी की बड़ी बहू थी, जो कि खाना पीना तो बड़ा अच्छा बनाती थी, लेकिन उसे परोसने का सलीका उसमें बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन रोशनी का देवर गगन काम से घर लौटता है। भाभी जल्दी से खाना लगा दो ना, बड़े जोरों की भूख लगी है। बस 5 मिनट देवर जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना परोस देती हूँ। लो, आपके भैया भी आ गए, आप दोनों जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और रोशनी उनके सामने खाना परोसती है। ऐसा खाना जिसे देखते ही उन सबका मुंह टेढ़ा हो जाता है। सबसे पहले तरी वाली सब्जी परोसी हुई थी, वो भी थाली के बीचों बीच, और फिर रोटी को सब्जी के ऊपर रखा हुआ था। फिर उसके ऊपर अचार और सलाद। तरी वाली सब्जी में रोटी बुरी तरह भीग चुकी थी। ये देखकर सास बोली, बहू ये कैसा गोबर जैसा खाना परोसा है, इसे देखते ही आधी भूख तो ऐसे ही मर गई। माँ जी, अब आपने ऐसे भी तो रोटी को सब्जी और अचार के साथ ही खाना था, तो ऐसे ही खाओ या वैसे, क्या ही फर्क पड़ता है, आखिरकार पेट में जाकर तो सब मिक्स हो ही जाना है। बहू तू खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन परोसते वक्त ना उसका गुड़ गोबर कर देती है। और क्या बहू, खाने को जितने सलीके से सजाया जाए उस खाने में उतना ही मजा आता है। माँ जी, मुझे तो ऐसे ही परोसना आता है, अब खा लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो रोटी ये सारी तरी सोख ले, फिर आपको सब्जी भी ना मिले। सास की बातों का भी रोशनी पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रोशनी के देवर के लिए अलीशा का रिश्ता आता है। फिर संडे वाले दिन वो सभी अलीशा के घर जाते हैं, जहाँ ढेर सारे पकवान उनके सामने बड़े ही सुंदर तरीके से परोसे गए होते हैं। वाह, इसे कहते हैं डेकोरेशन। देख तो सब चीज कितने अच्छे से सजाई है। देखते ही मुंह में पानी आ गया। तभी लड़की की माँ लता बोलती है, बहन जी ये सब मेरी बेटी ने अपने हाथों से लगाया है। जब सजा ही इसने इतने अच्छे तरीके से रखा है तो बना तो और भी अच्छा लेती होगी। वाह बहन जी, बड़ी गुणवान है आपकी बेटी। अब अलीशा भी सबको पसंद आ जाती है और फिर कुछ दिन बाद गगन और अलीशा की शादी हो जाती है। फिर शादी के अगले दिन, छोटी बहू आज तेरी पहली रसोई है, तो जो भी तुझे बढ़िया सा बनाना आता है वो तू बना कर ले आ, और बड़ी बहू तू तब तक घर समेट ले, शादी में सारा घर फैला पड़ा हुआ है। जी माँ जी। अब जेठानी घर की सफाई में लग जाती है और छोटी बहू अलीशा घर का खाना बनाने में। अलीशा रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। 15 से 20 मिनट में उसका खाना बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उस खाने की डेकोरेशन में उसे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। वाह वाह, इसे बोलते हैं खाने की प्लेट। कितनी खूबसूरती से खाना परोसा गया है कि देखते ही दिल करता है सारी प्लेट चट कर जाऊं। कितना सुंदर डेकोरेट किया है। अब कम से कम हमें वो गोबर की तरह दिखने वाला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। देख बड़ी बहू, ऐसे करते हैं खाना सर, सीख कुछ अपनी देवरानी से। हमारे तो भाग खुल गए जो ऐसी बहू अपने यहाँ आई। ये सुनकर जेठानी का मुंह बन जाता है, लेकिन जैसे ही वो सब उसके हाथ का बना खाना मुंह में डालते हैं तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। क्या हुआ माँ जी, आपका मुंह क्यों उतर गया? तभी ननद धीरे से बोलती है, छी माँ, ये क्या है इतना कच्चा पक्का खाना? अरे बेटी, वो आज नई बहू पहली बार इस घर में खाना बना रही है ना, तो थोड़ा नर्वस हो गई होगी। ऐसा हो जाता है कभी कभार नई दुल्हनों के साथ। आज बिना कुछ कहे खा लो, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। तुझे पता है, मैंने तो घबराहट के मारे अपनी पहली रसोई में अपनी सास को जले हुए पराठे बनाकर खिला दिए थे। अब सभी नाक सिकोड़ते हुए वो अधकच्चा पक्का खाना खा लेते हैं, लेकिन अगले दिन भी जब अलीशा खाना बनाकर लाती है तो वो सर्व तो बड़े ही सुंदर तरीके से करती, लेकिन उसका बना हुआ खाना कच्चा ही रह जाता, जबकि वो खाना बनाने में सबको 2 घंटे लग जाते और अब सबको मन मार कर वो खाना खाना पड़ता है। शकुंतला जी, आप तो कह रही थी नई बहू के खाने में 19-20 का फर्क हो जाता है, लेकिन ये तो 19-20 नहीं बल्कि 5-20 का फर्क निकला। कोई स्वाद ही नहीं है इसमें तो। अरे नहीं है, कुछ दिन में सीख जाएगी। अब रोज बनाएगी तभी तो सीखेगी। अब अगले दिन से खाना अलीशा ही बनाने लगती है। छोटी बहू, आज तू खाने में कटहल की सब्जी और रोटी बना ले। जी माँ जी। अलीशा खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। ये अलीशा खाना बनाने में 2 घंटे लगा देती है, लेकिन फिर भी इसका खाना कच्चा ही रहता है। आखिर ऐसा क्या करती है 2-2 घंटे तक कि फिर भी खाने में कोई स्वाद नहीं होता। आज चल कर देखती हूँ। सास रसोई में जाती है, जहाँ अलीशा ने झट से मसाला बनाया
और उसे पूरी तरह भुने बिना ही कच्चे मसाले में कटहल डालकर उसमें मिर्च डाल दिए। बहू, तूने तो 15 मिनट में खाना बना भी लिया। हाँ माँ जी, खाना तो मेरा 15 मिनट में ही बन जाता है। वो क्या है ना, बस डेकोरेशन में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे? अरे भाई, खाना ही डेकोरेट करना होता है, पूरा घर नहीं। अब समझी, इसलिए तेरा खाना कच्चा पक्का रह जाता है। माँ जी, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और डेकोरेशन करने दीजिए। तभी रोशनी आकर अपनी सास से धीरे से कहती है, और खाइए माँ जी अपनी छोटी बहू के हाथ का बना खाना। आप ही तो कह रही थी कि देखते ही दिल करता है पूरी प्लेट खा जाऊं। तभी जेठानी के बेटे अर्जुन के स्कूल से फोन आता है, जिसे सुनते ही वो सब जल्दी से अस्पताल भागते हैं। अर्जुन के पेट में स्कूल में काफी तेज दर्द उठता है, जिस कारण उसे अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए, इस बच्चे को देखकर तो लगता है इसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, और जो थोड़ा खाया भी है वो इसने आधा कच्चा पक्का खाना खाया है, जिससे इनके पेट में इन्फेक्शन बन गए। देखिए, खाना हमेशा पूरा पका हुआ ही खाना चाहिए, नहीं तो ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अलीशा तो रोज उसको टिफिन बनाकर देती है स्कूल के लिए, फिर ये भूखा कैसे रह गया? यस मैडम, लेकिन मुझे आज ही रोहन ने बताया कि ये तो अपने टिफिन से 1-2 बाइट खाकर उसे डस्टबिन में फेंक देता है। क्या? इसका मतलब मेरा बच्चा भूखा ही रहता था? बड़ी बहू, तू जानती है ना छोटी बहू कैसा खाना बनाती है, तो अर्जुन का टिफिन तो तुझे खुद बना कर देना चाहिए था। तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था ना। और छोटी बहू, तू कल को तेरा बच्चा होगा तो क्या तू उसे भी ऐसे ही कच्चा खाना खिलाएगी? हम सब तो चुपचाप तेरे हाथ का कच्चा खाना बिना कुछ कहे खाते रहे, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल तू खाना बनाना सीख जाएगी। लेकिन अब सवाल बच्चे की सेहत का है, इसलिए अब से खाना जेठानी बनाए और देवरानी परोसे। यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। ना तो कच्चा खाना खाने को मिलेगा और ना ही गोबर जैसा परोसा हुआ। उस दिन के बाद जेठानी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती और देवरानी उसे अच्छे से डेकोरेट करके सबको परोसती। लेकिन अब 2 घंटे की जगह ये काम वो 10 मिनट में करना सीख गई। इस तरह से अब सब परिवार वालों को स्वादिष्ट खाने के साथ साथ अच्छी तरह परोसा हुआ खाना भी मिलता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।